नमस्कार भाई लोग, मैं हूं फार्मेसी चंदन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में, है ना। हाँ, तो हमने एचएपी जो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है उसका कल पेपर है, और उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था एचएपी के लिए फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो कि अपलोड हो चुका है हमारे पीसी चैनल यूट्यूब पे, है ना। तो उसको आप लोगों ने देख भी लिया है, और जो बचे हुए हैं प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये चीज़ें आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हमने बात की थी, ये स्कोप पहले चैप्टर, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके बाद है टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ओसीएस सिस्टम, ओसीएस यानी कि स्केलेटन सिस्टम, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं, जो कि पेपर के लिए उपयोगी है ना। और मैंने ये भी बताया था कि आपका सिलेबस पेपर डिस्कस हुआ था प्रीवियस ईयर का, जिसमें से लगभग 20 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी मैंने कहा था, ठीक है। तो आगे देख लेंगे फिर से। अब जो आगे हम अब शार्ट में डिस्कस करने वाले हैं भाई, समय नहीं है ना। तो जो थोड़ा सा मुझे चुनिंदा लगेगा, जो ज़्यादा मुझे हाईलाइटेड लगेगा, उसको मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, है ना, ये हम पढ़ लेंगे इसमें टॉपिक बहुत अच्छे से। हीमोपोएसिस 2-3 नंबर में पूछ सकता है, और जो चीज़ें थोड़ा सा बस ऐसे ही देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप और प्रॉपर देखते हैं। तो लिखा है पहला हीमोपोएटिक सिस्टम। तो हीमोपोएटिक सिस्टम का क्या मीन है भैया? हीमोपोएटिक सिस्टम, हीमोपोएटिक सिस्टम, इसका सीधा सीधा मीन होता है कि ब्लड से संबंधित एक ऐसा तंत्र जिसमें हम ब्लड के बनने, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसके कंपोनेंट, उसके बारे में सब अध्ययन करें, ठीक है ना। तो दोज टाइप सिस्टम इन विच ऑल आर्गन्स आर रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन और ब्लड, ठीक है ना, जिसमें एक सेटअप ऑफ आर्गन है प्रॉपर, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, वही हीमोपोएटिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है भाई। तो उसमें थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं फटाफट। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन कि किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है ब्लड, कंपोजिशन आप लिख लिख के पढ़ेंगे भाई। हाँ, कंपोजिशन, तो कंपोजिशन मेनली 2 प्रकार से है भैया, 2 तरीके की चीज़ों से मिलके बना है हमारा ब्लड, जो हमारे खून की गर्मी ठंडी क्या क्या बोलते हैं लोग, है ना। तो ये पूरा खून जो है 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा बोलते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, और दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स। अब 55 ये हो गया तो वो बचेगा कितना, 45% ये होता है। यानी कि अगर 1 लीटर हमारा ब्लड है तो उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा यानी कि पानी वाला तरल पदार्थ है पूरा, और उसमें जो घुले हुए चीज़ें हैं, 1 मिनट भैया लाइट चालू कर लिया जाए, जो है एक से ठीक कट गई, है ना, आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं चीज़ों को हम लोग, बस ओके डन, क्लियर, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। हाँ, तो 1 लीटर अगर किसी का ब्लड है तो उसमें 55% जो है तरल पदार्थ होता है, जो बहता हुआ दिखता है वो तरल पदार्थ ही तो है भैया, बह रहा है, और 55% उसमें क्या क्या होते हैं, सेल्स बोले तो आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, इस पे देखो नोट्स आया था लिखने को डब्ल्यूबीसी के बारे में, और प्लेटलेट्स, और ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर 92%, और जो 8% बचा उसमें सब चीज़ें घुली होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है भाई, और गैसेस यानी कि क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और एंड रहेगा, और नहीं एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद और चीज़ें हैं उसी में, एंजाइम्स वगैरह सब इसी में, एंजाइम्स, हार्मोन, ये सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, ब्लड प्लाज्मा में हमारे, हार्मोन्स,
ठीक है, तो ये कंपोजिशन है हमारे ब्लड का, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पाया जाता है, दो चीज़ें होती हैं। चलिए, तो ये हो गया कंपोजिशन। और फंक्शन क्या है, सीधे सीधे बात कर लेते हैं तुरंत, हमारे ब्लड का फंक्शन क्या है। और ब्लड आप जानते हैं, ब्लड को अगर डिफाइन करना रहे तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सभी आर्गन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है और सभी अंगों को भी जोड़ने का ही काम करता है, सबसे जुड़ा होता है, सबको एक दूसरे से एनर्जी देना, हार्मोन्स देना, ये सब चीज़ें। नहीं तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, हार्मोन सिक्रीट करता है, कहाँ से पहुँच जाएगा और अंग और आर्गन के पास, या और जो ग्लैंड हैं उनको मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें कैसे हो पाएगा, है ना। तो ये ब्लड के ही रास्ते से सब चीज़ें बह पाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए फटाफट फंक्शन देख लेते हैं ब्लड के, क्योंकि 60 नोट पूछ सकता है, या राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड हमारा ले जाने का काम करता है, जैसे अभी बोला मैंने, हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सबको ले जाने का काम करता है। रेगुलेशन, ये पीएच को रेगुलेट करता है, पीएच जो एसिड और बेसिक रेंज होता है ना, 1 से 14 तक पीएच रेगुलेट करता है ब्लड का। और ब्लड हमारा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय होता है, बेसिक इन नेचर, आपको पता भी है, बेसिक इन नेचर, ठीक, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन, इसमें अब देखिए ब्लड में ही WBC, RBC और प्लेटलेट पाए जाते हैं। तो RBC तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, WBC क्या करता है, ये लड़ने का काम करता है, प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन वगैरह से हमें बचाता है। और प्लेटलेट भी वही काम करता है, आप देखते हैं प्लेटलेट डाउन हो गया, ये सब बोलते हैं ना, इन्फेक्शन होता है तो, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस से मतलब है कि फार्मेशन ऑफ ब्लड सेल कैसे फॉर्म होता है। तो ब्लड सेल फॉर्म जो होता है हमारा, उसी कंडीशन को हीमोपोएसिस बोलते हैं। अगर देखिए वो एक सेंटेंस का एक शब्द जब लिखने को आता है आपको पेपर में, तो ये पूछ सकता है, द फार्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। एक शब्द में पूछ सकता है, ऐसे एक सेंटेंस दे देगा और आपको एक शब्द लिखना रहेगा उसका, तो पूछ सकता है ना। तो ऐसे आप हीमोपोएसिस जानेंगे, हीमोपोएसिस मतलब फार्मेशन ऑफ ब्लड। तो ये यहाँ पे देख लीजिए चीज़ें, हीमोपोएसिस का मतलब क्या है। हीमोपोएसिस सीधे सीधे बस ये जानते रहिए किस में होता है और कैसे क्या चीज़ें, आप अगर पूछे पेपर में तो आप थोड़ा बहुत लिख दें, किस में होता है भाई, देख लीजिए, या कहाँ पे होता है। बोन मैरो, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके बीच में जो फुसफुस सा पार्ट होता है, बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में पाए जाते हैं स्टेम सेल, इन्हीं से स्टार्ट होता है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। फिर अगली लाइन से इट इंक्लूड मैनी प्रोसीजर और मैनी स्टेप्स और मैनी सेल्स लाइक स्टेम सेल इट प्रेजेंट इन द बोन मैरो, देन स्टेम सेल आर फाउंड मिलाइड स्टेम सेल, और मिलाइड स्टेम सेल फॉर्म मायोब्लास्ट, देन ग्रेनुलोसाइट फॉर्म्स एंड बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और इधर अगर इसी में और चीज़ें तो टी सेल, बी सेल, ये सब RBC। आप मतलब स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्टेम सेल से स्टार्ट करेंगे, फिर माइलोस्टेम, ये सब प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे लिखा है सीधे सीधे, स्टेम सेल पहला स्टेप, उसका दूसरा स्टेप रहेगा माइलॉइड स्टेम सेल, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स बन जा रहा है। वैसे ही माइलॉइड स्टेम सेल्स के बाद ब्लड प्लेटलेट बन जा रहा है, दिख रहा है आपको। उसके बाद है मेलाइड स्टेम सेल्स के बाद ही मेब्लास्ट ग्रेनुलोसाइट्स बन जा रहे हैं, न्यूट्रोसिल्स बन जा रहे हैं, इओसिनोफिल्स बन जा रहे हैं, WBC के पार्ट जो होते हैं। समझ आएगी बात आपको, यानी कि कौन कौन से स्टेप, पहला जो स्टेम सेल बोन मैरो में पाया जा रहा है, उससे बन रहा है मेलाइड स्टेम सेल्स, और तीसरा बन जा रहा है RBC। और उन्हीं के बाद, उसी प्रोसेस के बाद ऐसे ही स्टेप करके हो जाता है WBC बन जा रहा है, WBC, ठीक है। ये चीज़ें बस एक बार ऐसे रिपीट कर डालना है हमको, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ RBC। तो देखिए सीधे सीधे समझ जाइए फंक्शन क्या क्या है। जैसे RBC है तो RBC का भैया क्या फंक्शन है, RBC पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन। RBC अगर ऐसे एक सेल है तो इस पे पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ऐसे हीमोग्लोबिन जुड़ा रहता है जो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसी से जुड़ते हैं हमारे ऑक्सीजन, ठीक है। तो RBC इज वर्कड एज ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेट्रा, है ना, ऑक्सीजन गैस मेनली, ठीक है। उसके बाद
WBC का फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन बॉडी, ठीक है ना। हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सुरक्षा से बचाता है, इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। वैसे ही प्लेटलेट का भी रोल है भाई, देख लेते हैं प्लेटलेट क्या करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, यहाँ चार्ट में भी आप देख सकते हैं, हम जो बुक है हमारे पास, देखिए प्लेटलेट जो है इसके करेक्टरिस्टिक देखिए। अब एक चीज़ जान लीजिए, एरिथ्रोसाइट कितनी संख्या होती है मेल में या फीमेल में? लगभग 4.5 से 6.5 मिलियंस। उनका लाइफ स्पेन कितने दिन जीते हैं? 100 से 120 दिन। फंक्शन वही है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। WBC कितने पाए जाते हैं? 6,000 से 10,000 तक। और इनकी जीवन काल जो है वो कुछ घंटे हो सकते हैं या फिर कुछ दिन, निश्चित नहीं है। ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म यानी प्रोटेक्शन काम करते हैं। और आपने प्लेटलेट डाउन ये सब चीज़ सुना होगा बहुत तेज़ी से, 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है प्लेटलेट का संख्या, और वो 8 से 11 दिन तक जीते हैं। और वो हीमोस्टेसिस ये सब चीज़ों में मदद करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में चीज़ों को मेंटेन करना, इन्फेक्शन वगैरह इन सब से भी बचाने का काम प्लेटलेट करते हैं। बात ख़त्म। आप कुछ भी आए लिख के एकदम छाप डालिए, छोड़ना नहीं है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो रफ पे नोट करती है, बस एक बार लिख दिए ना आप, रामबाण हो जाएगा। उसमें से 80% चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जो अभी मैं बोल रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, बस ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको समझ लीजिए भाई प्लीज़, देख लीजिए, है ना, देख लीजिए यहीं पे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग आप समझ रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। प्लेटलेट का काम होता है हीमोस्टेसिस में। हीमोस्टेसिस क्या है भाई? HAEMOSTASIS, हीमोस्टेसिस बोल सकता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज, तो क्या हीमोस्टेसिस? तो हीमोस्टेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जब थक्का जमता है हमारे ब्लड का, यानी कहीं भी डैमेजिंग वगैरह कट गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो जब थक्का जम जाता है तो उसी को हीमोस्टेसिस बोल देते हैं भाई। ठीक है ना। तो सेंटेंस ये सब चीज़ कुछ भी पूछे आपको लिखना है। और हाँ, ये भी जानते रहिए, ये भी शब्द पूछ सकता है, व्हाट इज हीमेटोलॉजी? हीमेटोलॉजी, तो हीम मतलब ब्लड और लॉजी मतलब अध्ययन, स्टडी। तो ब्लड के स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ द ब्लड। यही आपको पूछ सकता है, स्टडी ऑफ द ब्लड इज नोन एज, तो आप लिखेंगे हीमेटोलॉजी। ये एक नंबर में पूछ भी सकता है या फिर डिफिनीशन पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिए भाई, है ना। थोड़ा सा ब्लड कोएगुलेशन बस समझ लीजिए भाई, थोड़ा सा, एकदम बहुत छोटा सा प्रोसेस है। देखिए, रप्चर प्लेटलेट एंड डैमेज टिश्यू, जब कभी भी रप्चर मतलब फट जाना या डैमेज हो जाना, जब भी हमारे कभी टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे है और यहीं पे कट गया, ये कट गया भाई, अब यहाँ पे क्या होगा? ब्लड बहना शुरू, ब्लड बहना शुरू। होता क्या है, तुरंत वहाँ पे कैल्शियम आयन और विटामिन के प्रेजेंस में बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब हमारे हाथ वगैरह कट जाएंगे, जैसे कट गया यहाँ पे, तो बहने लगा, तो वहीं पे जब रिलीज होता है तो वहीं पे कैल्शियम आयंस और विटामिन के हर ब्लड में प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब एक फैक्टर हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती रहती हैं। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर 3 नंबर में 5 में पूछे आप ऐसे बना दीजिएगा। सबसे पहले डैमेजिंग ऑफ टिश्यू, फिर कैल्शियम आयन और विटामिन के, इनके प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। ठीक, उसके बाद है थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद बनता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनेक्टिव फॉर्म में है, इसका मतलब कोई नहीं रोल है, बट ये इनेक्टिव फॉर्म कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के वजह से थ्रोम्बिन में। हमारी बात एकदम याद करिए सीधे, डैमेज टिश्यू, कैल्शियम और विटामिन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन जो इनेक्टिव फॉर्म में उसको थ्रोम्बिन में एक्टिव कर देता है। और फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन जो प्रेजेंट है ब्लड में या बना हुआ है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, तो इसको थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में फाइब्रिन बना देता है। फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन जो है बना देता है फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या होता है? एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रीड लाइक धागेनुमा स्ट्रक्चर है, धागेनुमा होता है। ठीक है, जो जब धागेनुमा होगा तो जो यहाँ पे कटा है, तो यहाँ पे धागा जब आके भैया इसे फंस जाएगा, तो धागे में क्या होंगे? आरबीसी, ये सब चीज़ें फंस जाएंगे। ये देखो यहाँ पे दिखाया भी है, ऐसे धागा क्या है? फाइब्रिन है, और आरबीसी यहाँ पे आके फंस गए, सेल्स जो है
अब फंस गए। तो जब फंस जाएंगी कोई चीज़ें, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा बांध होंगे ये सब चीज़ें बांधते वक्त जाली पे ऐसे पत्थर फेंक दिया जाता है, जाली जो है पत्थर को बहने नहीं देगा पानी के साथ और चीज़ें पानी धीरे धीरे रुक जाती है, ऐसे होता है। तो ऐसे सेम यहाँ जाली का काम कर रहे हैं फाइब्रिन भैया, और आरबीसी आके फंस जा रहे हैं और ब्लड हमारा रुक गया। तो ये मैटर है पूरा, ठीक है ना। तो अगर स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना रहे तो व्हेन डैमेज आर टिश्यू देन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड विटामिन के थर्मोप्लास्टिन आर रिलीज्ड, देन हियर द फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन, लाइन चेंज करके लिखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन आर इनएक्टिव फॉर्म आर फाउंड, देन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मोप्लास्टिन थ्रोम्बिन आर एक्टिव, एंड आफ्टर इट फाइब्रिनोजन आर प्रेजेंट इन ब्लड, then here thrombin in the thrombin presence fibrinogen convert into the fibrin, fibrinogen जो है fibrin में कन्वर्ट हो गया, and fibrin is a thread like structure, then here the RBC are trapped मतलब होता है फंसना, जाल में फंस गया, और हम thus finally the blood clotting occurs और hemopoiesis occurs। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। देखिए इसी को 3 तरीके से बोल सकता है, हीमोस्टेसिस बोल सकता है, कोगुलेशन प्रोसेस बोलता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोल सकता है। बात खत्म भाई। इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, अगर ये देखा जाए तो ब्लड ग्रुप की थोड़ी सी बात ये जान लीजिए आप कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, कार्ल लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। तो इसके बारे में हो सकता है आपसे पूछ दे, और पूछा भी था पेपर में, लैंड स्टीनर ने किया था, 1 नंबर में पूछा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम, इसको किसने खोजा था, कार्ल लैंड स्टीनर, STEINER, याद रहना चाहिए, ओके। 1 नंबर में पूछ सकता है भाई, ठीक। ब्लड ग्रुप के बारे में अगर जानना चाहिए तो थोड़ा सा देख लीजिए फटाफट, वैसे ज़रूरी नहीं है मुझे लगता है। देखिए ख़त्म करिए, कहाँ गए भाई, आ जाइए, सामने आ जाइए। ABO 4 तरीके का होता है, आपको भी पता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये देखिए ए ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB और O, ठीक है। जो कि AB जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी किसी भी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB वाले से भी ले सकता है, O वाले से भी ले सकता है। और O वाले में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, जो कि सबको दे सकता है, AB को, B को और A को, ठीक भाई, बात खत्म। चलिए, और इसी में एक चीज़ ये जानते रहिए, रिसस सिस्टम क्या होता है। जब एक ऐसे बंदर को जिसका रिसस नाम था, उसको उसमें खोज किया गया, रिसस मंकी, तो उसमें एक अलग तरीके की चीज़ें पाई गई, जो जैसे सेल्स रहते थे ना, ब्लड सेल्स, इसमें अलग कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे मान लो ऐसे सेल्स हैं सब, इस पे स्ट्रक्चर ऐसे पाया जा रहा है गोल गोल, और भी तरीके के। तो वो जिसमें ये चीज़ें पाई जाएंगी उसे क्या बोलेंगे, रिसस पॉजिटिव, और रिसस नेगेटिव। जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो रिसस नेगेटिव है। तो ये लगभग पाया ही जाता है सब में, ठीक है। तो रिसस सिस्टम क्या बोल देंगे, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बट इट डिफरेंस कंपेरिजन टू ABO एंड AB सिस्टम, ओके। बस बात खत्म, ये ज़्यादा नहीं। अब लिम्फेटिक सिस्टम में जान लीजिए, बस लिम्फेटिक सिस्टम की थोड़ी सी बात समझ लीजिए, जिसमें लिम्फ हो सकता है आपसे पूछ 2 नंबर में। तो लिम्फ का मतलब होता है भैया, लिम्फ इज़ अ वाटरी फ्लूइड, लिम्फ इज़ अ वाटरी फ्लूइड, ओके। लिम्फ एक पानी की तरह फ्लूइड है जो हमारे शरीर में बहता है। अब लिम्फ का काम क्या है ये जान लीजिए, लिम्फ जो है हमारे शरीर में इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करता है, क्योंकि लिम्फ में पाए जाते हैं B सेल एंड T सेल। आपने ये सुना होगा ना, इम्यूनिटी, ये वर्ड बहुत सुना होगा। तो ये इसी पे डिपेंड करता है, B सेल पे और T सेल पे, क्योंकि T सेल जो क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। जैसे कोई भी शरीर फालतू, हमारे शरीर में फालतू का मतलब कोई भी चीज़ घुसा, सेल्स वगैरह या बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब चीज़ें, कुछ ऐसा कुछ अगर आया तो इसमें से T सेल जो है इनको पहचानेंगे, भाई आप कौन हैं। तो वो बोलेंगे हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं आपके शरीर में। तो अब T सेल कहेगा कि हाँ अच्छा, मतलब बहरूपिया हैं, तो उनको पहचानेगा कि अच्छा आप लग रहा है कि V शेप में है क्या, V शेप में है क्या, ठीक है। ऐसी कुछ नई चीज़ें आई हैं, इनको पहचान लिया। अब B सेल इसको याद रखेगा कि एक बार V सेल आया था कुछ और हमें बुखार हो गया था, ठीक है। तो ये पहचान लिया B सेल, तो अब इनको याद रखेगा। तो फिर दोबारा जब आएंगे तो तुरंत जो है B सेल
तुरंत टी सेल देखेगा और बी सेल को तुरंत याद पड़ जाएगा, ओ एक तो आया था अभी 1.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, बस दोनों मिलके इनको ख़त्म कर देंगे। यही होता है वैक्सीन में। वैक्सीन ये यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा जान लीजिए। वैक्सीन में क्या होता है, जो अलग चीज़ें हैं, जो वायरस वगैरह है, उसी को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए। और जब वो पहुंचता है तो टी सेल कहता है अरे भैया आप कौन हैं, भी सेल, ई भी टाइप के, ई टाइप के, ऐसे गोल टाइप के या चौड़े चौड़े, आप कौन हैं, घुसे आ रहे हैं। बस पहचान लिया, उसके बाद बुखार उखार होता है, बी सेल भी जान लेता है, फिर दोबारा भविष्य में आएंगे, अगर वो रियल में भी वायरस शरीर में घुसेगा तो वो दोनों मिलके ख़त्म कर देते हैं। बात ख़त्म, लिम्फेटिक सिस्टम की बात ख़त्म, ज़्यादा नहीं बात करूँगा मैं इसमें। हाँ, इसी में लिम्फ नोड जान लीजिए। लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे शरीर में पूरा फैले पड़े हैं, तो हर जगह जगह पे ऐसे दानेदार या नोड, गांठनुमा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इज नोन एज लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, इट फाउंड इन द बॉडी विच सिक्रीट टी सेल एंड बी सेल। ये टी सेल और बी सेल को सिक्रीट करते हैं। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन, हाँ एक नंबर ये पूछ सकता है, स्प्लीन इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये लिम्फ जो है, स्प्लीन, ये हमारे पेट के पास ऐसे जो आप अगर ऐसे कुछ बनाते हैं तो इधर यहीं पे स्प्लीन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, ओल्ड आरबीसी जो पुराने आरबीसी होते हैं, जैसे 120 दिन लगभग जिएते हैं आरबीसी, हम अभी बात किए थे, तो वो जब मरते हैं तो इसी में जाते हैं, इसी में स्टोर किया जाता है, तो इसी को इसे आरबीसी का कब्र बोला जाता है। तो ये पूछ सकता है, तो आप जानते रहिए स्प्लीन के बारे में। ठीक है ना, स्प्लीन के बारे में पूछ भी दे तो लिख दीजिए, स्प्लीन इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज़ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इट फाउंड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पेट वाले कैविटी में, है ना, गुहा में पाया जाता है लेफ्ट साइड में। इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बात खत्म। चलिए आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, फटाफट, क्योंकि हम लोग की हार्ट बीट तेज़ हो रही है ना, पेपर नज़दीक आ रहा है, कल ही तो है 9 बजे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे स्ट्रक्चर भाई साहब हार्ट का, हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बात कर लेंगे। सिंपली आप ये कलरफुल वाला देख सकते हैं, और आप के लिए मैं सिंपल सा बना भी देता हूँ, तो उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है भैया, सेल्स, ये हार्ट की बातें क्या चल रही हैं। देखिए हार्ट के लिए सिंपल, ऐसे करिए, ऐसे भी से पब बनाते हैं चीज़ों को, लगभग ऐसे तिरछा थोड़ा सा करिएंगे। ठीक है, फिर अंदर ऐसे स्ट्रक्चर लाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, बस, फिर इधर से ऐसे 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 करेंगे, फिर इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, हो गया नीचे वाला पोर्शन। अब यहीं पे ऊपर जब आ रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे गोल सा, ठीक, फिर इधर भी ऐसे गोल सा। हो रहा है कुछ कुछ होने का मतलब बन रहा है, दिख रहा है आपको, कुछ कुछ चीज़ें बन पा रही हैं, है ना, ऐसे ही होता है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ऊपर चला जाएगा, ऐसे 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 यहाँ पे बना देंगे हम, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ पे ऐसे निकले रहती हैं। ओके, यहाँ पे होता है एओर्टा, जो मोटी सी आपने देखी होगी स्ट्रक्चर वगैरह में। ओके भाई साहब, ऐसे, ठीक है, इसे एओर्टा बोलते हैं। और नीचे यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा, जो हमारे हार्ट में ब्लड लेके आता है, और यहाँ पे होता है सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, इधर ऊपर साइड में कुछ इस टाइप से ये इधर पोर्शन बना देते हैं ये। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई। चलिए यहाँ पे ये हो सकता है पूछ दे, क्योंकि अगली बार नहीं पूछा था, मुझे लग रहा है पूछेगा। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें आप जनरली बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये होता है वाल्व, आप भी जानते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं बना बट ठीक है, इतना काम चलाओ बहुत अच्छा है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है है ना। चलिए यहाँ पे भी ये आई रहती हैं आर्टरी। ठीक हो गया भैया, बस बात खत्म। यहीं पे ये आर्टरीज निकली रहेंगी।
बस ये आपका हार्ट तैयार। आपका मतलब डायग्राम आपका नहीं, किसी का भी नहीं है, बस हमारे हार्ट के तरीके का ऐसा दिखता हुआ ये है। ठीक है भाई, आप इसमें जनरल सी नाम है 5 6 7 8 नाम जान लीजिए, बस ज़्यादा नाम नहीं। ये है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ये वेना कावा हुआ से मतलब ये है कि बस ये बड़े में है, इसलिए इसका नाम कुछ रखा गया अलग से। नीचे से जो ब्लड लेके आए और जो राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम इसमें छोड़ दें। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये ऊपर जब ये है, ये हो जाएगा सुपीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये हो जाएगा एओर्टा। बस 4 5 नाम याद रख लीजिए। अब इनका नाम चारों का लिख ही देंगे आप। लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, बात खत्म। अब यहाँ पे और चीज़ें जान लीजिए, अगर और ज़्यादा बताना है तो ये है जो बीच में ये बच रहा है स्पेस, ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम जो कि दोनों हार्ट को 2 पार्ट में बांटने का काम करता है, सेप्टम। ठीक, और ये जो लेयर है बाहर का, इसे बोलते हैं इपिकार्डियम। इपिकार्डियम बाहर का लेयर, इपी मतलब बाहर, हार्ट का बाहरी परत। अब बीच में ये जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसे बोल देते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल्स वाला लेयर। बस इन्हें से पेज भीग जा रहा है पूरा, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, बस काम खत्म किया जाए, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। ये होता है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम जो अंदर वाली लेयर होती है। भैया कीड़ा जी थोड़ा साइड हटिए ना, पढ़ लेने दीजिए भाई। ठीक है, तो इतने नाम आपने जान लिए, 1 2 राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, 4 6 8 9 10 11 12 13, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा बस। और वाल्व के बारे में अगर लिखना चाहेंगे आप, जो वाल्व है तो ये वाला जो है, जो दोनों आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को बांटने काम करता है, तो जो राइट साइड में होता है उसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जब इधर बचा तो ये कौन सा होगा, बाइकस्पिड। ठीक है भाई, ये हार्ट का जनरली स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, बस बात खत्म। तो एनाटॉमी में वही लिख देंगे, इन द हार्ट, बस बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, इन हार्ट, इन द आवर ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट 4 चैम्बर्स, राइट एंड लेफ्ट साइड। In the upper side is right atrium and lower side is right ventricle, and left side, left atrium is upper side and lower side is the left ventricle. It have 3 layers: epicardium, myocardium, endocardium, and also the left and right parts are divided by the या separated by the septum जो अगल बगल बटा हुआ है। And the inner portion is inferior vena cava are present and upper portion is superior vena cava are present। ठीक है भाई, और यहाँ पे related to right ventricle, pulmonary artery are present, and here the left ventricle, pulmonary veins are also present। बात खत्म, इतने ढेर सारे एनाटॉमी आप लिख सकते हैं, बस बात खत्म इतना में। अब फिजियोलॉजी की बात कर दे अगर यहाँ पे, तो फिजियोलॉजी में यही है कि इन द हार्ट पोर्शन द ब्लड आर पम्प्ड, फर्स्टली द क्या बोलते हैं, इम्प्योर्ड ब्लड आर प्रेजेंट या टेम्पोरली स्टोर्ड इन द राइट आर्ट्रियम, देन इट प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल एंड इट transferred by the pulmonary artery, and it reach at the lungs के पास पहुँचेगा। ठीक है, by the pulmonary artery, then here is it convert into the pure blood, and it also transformed या transported by the pulmonary veins, and finally it present in the क्या यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहा हूँ भाई, लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड हियर द इट डाउनफॉल इन
लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आल्सो बाय इट ट्रांसफर्ड इन द क्या है पल्मोनरी सॉरी आर्ट्रियम सिस्टमिक आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आर्टरी में ये ट्रांसफ़र किया जाता है, देन इट बाय द सिस्टमिक आर्टरी टू ट्रांसफ़र इन होल बॉडी, पूरी शरीर में फैल जाता है। ये फिजियोलॉजी आप जो सुने यही रफिंग में फटाफट लिख डालिए और एक बार में काम खत्म। और ये हार्ट का आपने स्ट्रक्चर देख ही लिया मुझे बनाते हुए, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने हार्ट का पढ़ लिया। ये हो सकता है आपसे 5 नंबर में पूछते, प्लीज़ इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, बात खत्म। और वेंस और आर्टरी में डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये आप जानते रहिए। आर्टरी जो है प्योर ब्लड सप्लाई करती है और वेंस जो है इम्प्योर ब्लड सप्लाई करता है। 2-3 चीज़ें बस जानते रहिए, आर्टरी वेंस, प्योर ब्लड सप्लाई, इम्प्योर ब्लड सप्लाई, ठीक है। और इसमें और क्या होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर इंक्रीज्ड या रेज्ड, प्रेशर लो, ठीक है। 2-3 कलर, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन लाल कलर में होता है ना। और इसका ब्लूइश नीला कलर में। बस इतना बहुत है, बातें ख़त्म भाई। और इसमें मैं आपको क्या बता दूं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट बीट पूछा था। हार्ट बीट जान लीजिए, हार्ट बीट क्या होता है, या हार्ट साउंड, जो लब और डब की आवाज़ आती है वो हार्ट साउंड कहलाता है, या ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होता है, द वन रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन व्हेन फुलफिल्ड, पूरा हो जाता है, दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। बेसिक ईसीजी के बारे में क्या बताना है भाई, थोड़ा सा जान लीजिए जब बातें कर रहे हैं तो। हाँ, ईसीजी को देखो फुल फॉर्म में पूछा था पेपर में, ईसीजी क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ देख लीजिए। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा था। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एएनएस का फुल फॉर्म है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, आरबीसी सेडिमेंटेशन रेट, जब आरबीसी डेथ करने लगती है। अरे यार सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है ईएसआर, ठीक है। आरबीसी यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये फुल फॉर्म देख लीजिए। ये सब चीज़ें हैं, छोटा चीज़ें, ठीक है। तो ईसीजी का बेसिक क्या है बात कर लें तो ईसीजी जो है किया जाता है कि हमारा हार्ट जो है प्रॉपर पंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इसी को पता करने के लिए। तो इसमें एक बस ईसीजी का अगर बेसिक पूछ दे तो आप ये बना के ऐसे, ठीक है ना। आपने वो देखा होगा बीप बीप करके हार्ट, जब पेशेंट मरने होने वाला रहता है बीप दिखा दिया जाता है फिल्मों में अक्सर ऐसा, वैसे जनरल लाइफ में भी होता है भैया, फिल्मों में ही नहीं होता, ठीक है। तो इसमें पी, क्यू आर एस और टी 3 वेव होती हैं, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव, ये 3 वेव पाई जाती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ठीक है। और ये तीनों वेव का पोर्शन जो है 0.8 सेकेंड में, जो 72 बार धड़कता है हमारा 1 मिनट में, हार्ट बीट 72 बार धड़कता है। तो अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड से कम ही समय लग रहा है, तो 0.8 सेकेंड में ही एक बार पूरा पंपिंग हो पाता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। पी क्यू आर एस टी, यानी कि आप लिखेंगे इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 3 waves are present, P and QRS and T. It occurs by the checking the heart rate, heart contraction and relaxation portion. बस बात खत्म हो गया। ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर सीधे बोलते हैं विच प्रेशर, अगर यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर, ब्लड किस में बहता है, नसों में, तो नसों में जो ब्लड बहता है तो उसका प्रेशर जो नस में पड़ता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो द ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द ब्लड आर एक्सर्टेड विच फोर्स ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। जो फोर्स सर्कुलेशन के दौरान ब्लड बहता है उसके दौरान जो लगता है नसों पे उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं भाई, ठीक है भाई, समझ आ रही बात आपको। ये चीज़ें होती हैं ब्लड प्रेशर। और उसका मान आप पता ही है, नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg, मिलीमीटर मरकरी इसे बोलते हैं, ठीक है।
और करके दूसरा मान भी है, पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, या फिर ये सब चीज़ें, तो आप ध्यान रखिए 140/80 सॉरी 90 mmHg। ये नया आंकड़ा हुआ है क्योंकि हमारा रूटीन वगैरह बहुत चेंज हो गया, इसलिए बस बात खत्म। चलिए रिस्पायरेटरी में मुझे नहीं ज़रूरी लग रहा है, छोड़िए। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, ये भी, इसमें भी कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे, तो छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, छोटे छोटे टर्म्स जो हो सकता है पेपर में पूछ दे, एक एक लाइन के लिए जो एक शब्द आपको लिखने रह रहे हैं, पूरा सेंटेंस दे दे रहा है। साइटोलॉजी पूछ सकता है, व्हाट इज़ साइटोलॉजी, या फिर दे देगा स्टडी ऑफ सेल इज़, क्या लिख दोगे, साइटोलॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना। और पूछ सकता है हिस्टोलॉजी, यानी, या फिर पूछ सकता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, तो क्या लिख देंगे, हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है, और कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है भाई। ओस्टियोलॉजी क्या होता है, ओस्टियोलॉजी, ये भी पूछ सकता है, स्टडी ऑफ बोन, ओस्टियोलॉजी, या फिर ओस्टियोलॉजी को ही दे देगा डिफाइन करने को, तो ये भी आप लिखेंगे जरूर, ठीक है। और कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, हीमोपोएसिस हमने देखा, ये ब्लड क्लॉटिंग, लिम्फ, ये सब चीज़ें, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखिए, सब एक एक नंबर में पूछ लेता है आपसे, बात खत्म। मसल्स के बारे में छोड़िए, ये भी नहीं, छोड़िए, टाइम नहीं है ना, मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है इसमें से चीज़ें, कोई बात नहीं। नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये पूछ सकता है, तो आप कैसे लिख देंगे, बात छोटी सी है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो भाई नर्वस सिस्टम है ही, उसका डिफिनीशन क्या होता है, द नर्वस सिस्टम इज़ द सेटअप ऑफ, या फिर फॉर्म बाय द न्यूरॉन्स इज नोन एज नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम ऐसे बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स या फॉर्म बाय न्यूरॉन सेल, दो सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम, बस। तो डिवाइडेड कितने पार्ट में, दो पार्ट में बटा है भैया, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फुल फॉर्म हो सकता है पूछा ही था, देखिए यो ANS का पूछ दिया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्रेन, और दूसरा स्पाइनल कार्ड, ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए ब्रेन का और स्पाइनल कार्ड का। ये देखो भैया, ये ब्रेन वाला पोर्शन है जो हमारे खोपड़ी के बीच में अंदर है, और ये स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी के बीच में। और जब PNS का क्लासिफिकेशन करेंगे हम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, तो इसमें दो पार्ट हैं, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछा था एक नंबर में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, है ना, शॉर्ट फॉर्म में ANS बोल देते हैं। इसमें भी दो पार्ट है भाई, जान लीजिए क्या है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक आप पढ़े भी हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, PSNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ आ रही बात। और यहाँ पे जो PNS के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, दूसरा क्या होगा, होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब थोड़ी सी बात जान लीजिए, CNS में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हो गए जो एक दूसरे से मैसेज भेजते हैं और पूरे शरीर में फैला देते हैं, क्योंकि यहीं से सब चीज़ें फैली होती हैं। PNS में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बाद यानी पूरे साइड में फैले पड़े हैं। सेंट्रल मतलब मुख्य में ब्रेन और स्पाइनल हैं, और सब किनारे किनारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। उसी के जो दो पार्ट हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में क्या होता है, खुद से जो चीज़ें हो जाएँ, तो उस खुद से जो होती हैं उसी को ऑटोनॉमिक बोलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये खुद से काम होते हैं। सिंपैथेटिक का क्या मीन है, जैसे
अब हम लोग पेपर है, जल्दी जल्दी तैयारी करें, एकदम मन घबरा रहा है, एकदम हार्ट बीट बढ़ जा रही है अपने आप, अचानक से ऐसा कुछ हुआ, सडनली अचानक से पता चला, तुम्हें सोए थे, तुरंत मैसेज आया, ओ भाई जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, पेपर है आज, हार्ट बीट बढ़ गया और छूट ना जाए। चाहे तुम गाड़ी से जा रहे हो पेपर देने, अचानक से कोई आ गया सामने, तुरंत लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेक मांग रहे, तुरंत हार्ट बीट बढ़ जाए शरीर में, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। आप ऐसा थोड़ी है कि बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बीपी, आप थोड़ी कर रहे हो, तो ऐसे होता है, तो उसी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब वो बढ़ी हुई चीज़ों को नॉर्मल करता है, उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करते हैं। खुद से ही तो हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं कि भाई ठीक है बढ़ चुका, आप कंट्रोल हो जा, हम थोड़ी कुछ करते हैं, अपने से जो होता है, ठीक है ना। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये जो हम करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मुझे पेन पकड़ के राइटिंग करनी है ना, तो ये सोमैटिक है, मैं जब चाह रहा हूँ तभी हो रहा है, ऐसा थोड़ी कि अपने आप हाथ पकड़ के हम ऐसे लिखने लग रहे हैं फटाफट, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। ठीक भाई, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, बात खत्म। यहाँ पे चीज़ें, ये सब चीज़ें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ सेरेब्रम, सेरेबेलम। एनाटॉमी अगर किसी भी चीज़ का ब्रेन के पोर्शन से पूछ रहा है तो सीधे सीधे आप लिखेंगे इट फार्म्ड बाय द नर्व सेल, नर्व सेल से ही मिल के बना है ना। और इट कंट्रोल द मैनी पोर्शंस ऑफ द बॉडी फंक्शंस, ये सब चीज़ें आप लिख डालेंगे फटाफट फटाफट, है ना। सेरेब्रम के वैसे भी 4 पार्ट होते हैं, ये चीज़ें भी आप लिख देंगे, है ना। सेरेब्रम के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, 4 लोब, ठीक है ना। सेरेब्रम के 4 पार्ट होते हैं अगर पूछे तो, सेरेब्रम RUM, इसके 4 पार्ट होते हैं। फ्रंटल लोब सामने होता है, लोब से बस मतलब है भाग, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब, 4 लोब, बात खत्म, है ना। ये सब चीज़ें थोड़े से फंक्शन है, बात खत्म। हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड बेसल गैंग्लिया, फंक्शन बताने हैं, तो ये चीज़ें हैं। हाइपोथैलेमस जो है और मेडुला ऑब्लांगाटा का देख लो, ये हो सकता है पूछते, तो मेडुला ऑब्लांगाटा का फंक्शन ये है कि भैया ये वोमिटिंग सेंटर की तरह काम करते हैं। वोमिटिंग सेंटर का मतलब है उल्टी करवाने का काम यही करवाते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं होगा सोए उल्टी हो जाए, जगह रहोगे उल्टी हो जाएगा फटाफट। कभी कभी सोने में भी, जैसे जब बहुत तबीयत खराब हो रहा है, फालतू खा ली हो तो भी वोमिटिंग हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन वोमिटिंग सेंटर आप चल फिर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, ये सब चीज़ें मेडुला ऑब्लांगाटा की वजह से होता है, क्योंकि ऐसे रिसेप्टर हमारे शरीर में प्रेजेंट हैं जो इनको ऐसे मैसेजेस भेजते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पेट में ऐसी चीज़ें एकदम मरोड़ तुरंत होने लगेगा एकदम अचानक से, और उकाई आएगी और उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब है रिस्पायरेशन, श्वसन दर, जो हम सांस ले रहे हैं, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ तो सांस कैसे हो ले रहे हैं, वो अपने आप ब्रेन मेंटेन करा, ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा वाला पार्ट, ठीक है भाई। ये चीज़ें, और स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर ये छोड़िए, ज़्यादा लेंदी है, कोई मुझे नहीं लगता आएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। रिफ्लेक्सेस क्या होता है? रिफ्लेक्सेस का मीन होता है जो सडन अनकंट्रोल्ड या फिर अनडिजायर्ड एक्शन आर शोन बाय द बॉडी इज नोन एज रिफ्लेक्स। अचानक से जो बिना सोचे समझे हमारी शरीर जो एक्शन दे देती है उसी को हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे आके पीछे से मच्छर काट ले फटाक से पीठ पे, तो क्या होगा, तुरंत हमारी पीठ जो है, जो पीठ पे बैठेगा, ऐसे हाथ पर आग से मारूंगा मैं, है ना। ऐसे कोई आके, मैं देख नहीं रहा हूँ, आंखें बंद है मेरी, लेकिन ऐसे बैठेगा तो भी तार से मार देंगे या हाथ हटा लेंगे, ऐसा कुछ होगा तो यही तो है रिफ्लेक्स, बिना सोचे समझे अनडिजायर्ड एक्शन आर शोन बाय द बॉडी इज नोन एज रिफ्लेक्सेस, ठीक है। क्रेनियल नर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इज फाउंड, तो क्रेनियल नर्व भैया 12 जोड़ी पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। फंक्शन क्या है, ये मैसेजेस देते हैं पूरे बॉडी में और रेगुलेट करते हैं ईयर, सुनना, सब चीज़ें, सुनने का मैसेज, आई वाला मैसेज, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्रेनियल नर्व ही मैसेज कंट्रोल करता है, फंक्शनिंग करता है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बता तो दिया। सिंपैथेटिक जो है सडन चेंज करता है, जैसे हार्ट बीट बढ़ाना, और पैरासिम्पैथेटिक जो है मेंटेनेंस करता है, बात खत्म। सेंस ऑर्गन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, आप भी जानते हैं प्रॉपरली, ठीक है। जिसमें से आई जो है विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईयर जो है ऑडिटरी सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आई से संबंधित जो नर्व है उसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व जो मैसेज ले जाता है ब्रेन तक,
आँख से ब्रेन तक, देखो एकदम पास ही में है ब्रेन, आँख, फटाक से मैसेज गया, तुरंत मैसेज हमें पता चलेगा क्या देख रहा हूँ मैं। ईयर ले जाता है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व। अच्छा ये देखो कितना खतरनाक मतलब सिस्टम बना है ना कि आँख मुंह ये सब, आँख नाक कान ये सब ऊपर है पोर्शन, अगर पैर के पास रहता तो हम देख भी नहीं पाते, है ना। पैर ऐसे एकदम बार बार उठाना पड़ता किसी चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि पैर ये सब चीज़ें हैं, तो खैर वो तो ठीक है, अलग बात है। स्किन, स्किन में पाए जाते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर ढेर सारे जो हमें चीज़ें महसूस करवाते हैं, है ना। टंग, टंग में क्या पाए जाएंगे, इसमें भी रिसेप्टर पाए जाते हैं, टेस्ट रिसेप्टर जिसे बोल सकते हैं, या टेस्ट बड बोलते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, जिसमें चीज़ें पढ़ती हैं टेस्ट बड पे और रिसेप्टर पे, तो मैसेजेस हमें ब्रेन तक मिल रहा है कि वो भाई कुछ आनंददायक वगैरह वगैरह पता चल रहा है। नोज़ में भी रिसेप्टर पाए जाते हैं, रिसेप्टर, जनरली ये चीज़ें होती हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या है, यूरिनरी सिस्टम में आपसे मिक्सचुरेशन पूछ दिया था, तो जो यूरिनेशन होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर का क्लियरेंस होता है या फिर उसको खाली कर देना, इम्पटी कर देना, वही मिक्सचुरेशन कहता है। तो मिक्सचुरेशन इज अ प्रोसेस, मिक्सचुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पटिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज मिक्सचुरेशन। और हाँ, पेपर में आप लोग रुमाल वगैरह लेके जाइएगा भाई, हाथ उस पूछते रहिएगा, पेज खराब होगा तो आप लिखेंगे नहीं, पेन चलेगा नहीं, है ना। मुझे तो मान लो वीडियो बनाना है, मुझे कौन सा इस पर मार्क्स मिलेंगे कि मेरा नंबर कट जाएगा, है ना। हाँ लेकिन नंबर तो मिल रहा है मुझे भी, लाइक्स, वॉच टाइम, शेयर, सब्सक्राइब, है ना, तो मुझे भी अच्छे से ही करना है। खैर यहीं पे रास करके इसको शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म पूछ सकता है, RAS, तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। और नेफ्रॉन के बारे में भी पूछा था पेपर में, तो नेफ्रॉन इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी, ये चीज़ें आप जानते रहिए, ओके। अब फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम अगर मैं कहना चाहूँ तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है, ये ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है, और वहाँ से जब किडनी में चीज़ें आती हैं तो वो छन जाती हैं, और छन के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होते हैं, और स्टोर होकर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं हमारे यूरेथ्रा के थ्रू, है ना, ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं इन हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स का सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा बस ये जानना है कि कौन क्या सिक्रीट करता है और लोकेशन क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, सीधे सीधे हाइपोथैलेमस के नीचे। और सिक्रीट क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड भाई, अगर देखें तो ये 2-3 हार्मोन्स सिक्रीट करता है। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, और TSH ये भी पूछ सकता है आपको फुल फॉर्म, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड जो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, तो उसको स्टिमुलेट करने का काम TSH ही करता है। आ जाएगा वहाँ पे और उसको, चल भाई तू भी कुछ निकाल, तो ये चीज़ें हैं। TSH, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ये भी किससे निकलता है, पिट्यूटरी से ही। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, ये महिलाओं में दुग्धपान को प्रमोट करता है, या दूध सिक्रीट करवाता है, जो हम पी के हम लोग भी बड़े हुए हैं, बचपन में सबने पिया है भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कोई ना, है ना। तो ये पिट्यूटरी का लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में है। और अगर स्ट्रक्चर पूछ दे तो पिट्यूटरी इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच फॉर्म द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, ठीक है। ये जनरली सी बात हो गई। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड एट द किडनी, अपर पोर्शन ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और इससे क्या निकलता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड से देखें तो इससे स्टेरॉयडल हार्मोन निकलता है, जो कार्टिसोल होता है और एल्डोस्टेरॉन होता है, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, है ना, ओके भाई। और हाँ, रास सिस्टम का ये पूछा था कि इसका फंक्शन क्या है, तो रास का ये कम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे हम हार्मोन्स पढ़ रहे थे, थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन, ये क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन, सॉरी ग्लैंड है यार, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड ये पास में ही पाए जाते हैं, गले पे पाए जाते हैं एकदम हमारे, ठीक है। जो आप देखते हैं घेघा वगैरह हो जाता है, ग्वाइटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ग्वाइटर, काज बाई द थायराइड, लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब होता क्या है यहाँ पे, थायराइड से क्या निकलता है भाई, तो लोकेशन जान गए ना, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड आर लोकेटेड एट द ट्रेकिया पोर्शन, ठीक है।
है ना। और थायराइड से क्या निकलता है, T4 और T3 हार्मोन्स निकलता है, T4 और T3 थायराइड से, T4 और T3 थायरॉक्सिन हार्मोन, और T3 को बोलते हैं ट्राईओडोथायरॉक्सिन, इसको बोलते हैं ट्राईओडोथायरॉक्सिन, ठीक है। T4 को थायरॉक्सिन और T3 को ट्राईओडोथायरॉक्सिन। अब आ जाते हैं यहीं पे, अच्छा हाँ, उसी पे पैराथायराइड की भी बात कर रहे हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये पैराथ हार्मोन निकालता है, इसमें से पैराथ हार्मोन निकलता है, सिक्रेट होता है, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ों को ब्लड में कितना रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है। क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा हार्ट भी बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव पार्ट चार्ज पाया जाता है। अब आता है यहाँ पे पैनक्रियाज और गोनाड्स। तो पैनक्रियाज भैया, पैनक्रियाज जो है आपको पता है, जो पाया जाता है हमारे पेट के नीचे जस्ट स्थित होता है पैनक्रियाज, पत्ते नुमा ऐसे कुछ होता है। तो इस पैनक्रियाज को इससे सिक्रीट होता है। इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। अल्फ़ा से निकलता है इंसुलिन और बीटा से निकलता है क्या, ग्लूकागॉन, और डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है भैया, जो कि हार्मोन्स हैं सब, ठीक है। इंसुलिन काम करता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा को कम करता है, इंसुलिन की कमी से शुगर होता है। बीटा जो है शुगर की मात्रा को ब्लड में बनाने का काम करता है, यानी कि जल्दी से ख़त्म ना हो जाए तो उसको बचाए रखता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र भैया, समझ रहे हैं ना बात। एक सेटअप ऑफ आर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये सब चीज़ें, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे होता क्या है देख लीजिए थोड़ा सा चीज़ें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई वैसे कुछ हम पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। और आप सब लोग भैया प्रजनन से ही पैदा हुए हैं और आज पढ़ भी रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जान लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूछा है। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन पूछा, ये पूछा भी था पेपर में। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पूछा था। और प्रेगनेंसी नहीं, ये पूछा नहीं था, ये नहीं पूछा था। प्रेगनेंसी एंड पर्चुरेशन पूछा था। तो पर्चुरेशन क्या प्रोसेस है जान लो, जो पूछा था पहले ही। पर्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस एक बेबी के फॉर्म में डिलीवर होता है, उसी को पर्चुरेशन बोलते हैं। तो पर्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी द बेबी बाय द वेजाइना व्हेन इट मैच्योर्ड इज नोन एज पार्चुरेशन। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बेबी जो है डिलीवर होता है। प्रेगनेंसी क्या है, व्हेन, अगर प्रेगनेंसी को बोलें तो स्पर्म एंड और ओवम आर bind together or fertile together, then is known as pregnancy, and in the pregnancy menstruation are stopped, ठीक है, क्योंकि बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं ये सब चीज़ें, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन जो है स्टॉप्ड हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द स्पर्म फार्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म फार्मेशन का प्रक्रिया है। oogenesis क्या है, oogenesis इज अ फार्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसे शुक्राणु बोलते हैं स्पर्म को, और इसे अंडाणु बोलते हैं हिंदी में। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया क्या है भैया, ये थोड़ा सा है ना। तो क्या है प्रक्रिया यही है कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन ये सब चीज़ें रोल अदा करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे पहले तो 28 दिन का होता है, सीधी सीधी बात है, महिलाओं में ये जानते हैं कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, ये उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों को बड़ा छुपा के रखा जाता है, बताया नहीं जाता। भैया क्यों नहीं बताया, ये सब नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी, दुनिया की आधी आबादी महिला ही है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है जानने बताने में। जानते रहेगा इंसान, तो जो भी पुरुष है, चाहे भाई है, चाहे कोई भी है, वो अपने सिस्टर को, अपने जो भी हैं वाइफ, मम्मी, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो हम हेल्प भी तो कर सकते हैं भाई। पेनफुल होता है, मरोड़ होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता है, तो इसलिए मैं तो 28 दिन का पहले तो सीधी सीधी बात करें तो 28 डेज पीरियड्स, ये
पीरियड्स 28 दिन का होता है, ठीक है पोर्शन। और इसमें जो है 1 से लेकर 14 दिन तक सेफ पीरियड भी माना जाता है लगभग, कि इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट होने से भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि इस समय अंडाणु जो है ग्रोथ करते होते हैं, क्योंकि एक बार ब्लीडिंग हो चुकी है और उसके बाद फिर शुरू हुआ, तो ब्लीडिंग जब हो चुकी है तो अब अंडाणु फिर से बनेंगे, डेवलप्ड होंगे, और इसके बाद 14 दिन के बाद लगभग धीरे 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 रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही फिर 28वें दिन या 26वें दिन स्टार्ट होता है ब्लीडिंग, और 3-4 दिन तक चलता है ना, 3-4 दिन तक चलता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसे अगर हम गर्भ को बना दें, गर्भ का ये स्ट्रक्चर है भाई, ऐसे कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, जनरली हम लोग समझने के लिए बना लेते हैं। इस टाइप से कुछ है ना। इस पोर्शन पे वेजाइना रहेगा ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है, गर्भ। तो यहाँ से जब अंडाणु रिलीज होता है, तो जब बन के 14 दिन के बाद, मैंने बोला ना 14 दिन 14 डेज, तो यहाँ पे अंडाणु रिलीज होंगे धीरे 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 धीरे, और उस समय अगर सेक्सुअल अटैचमेंट हुआ, ये सब चीज़ें हुआ, तो ये स्पर्म जो है इंजर्ट होंगे, अंदर इंजर्ट होंगे, रिलीज होंगे, इजाकुलेशन होगा जब, तो स्खलन जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये यहाँ पे आएंगे अपने टेल की सहायता से, पूंछ की सहायता से स्पर्म, और यहाँ पे जो अंडाणु सब प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब में, इसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये जानते रहिए, हो सकता है पूछ दे आपसे। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे जब ये अगर इससे मिल गया तब तो ठीक है, फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे गर्भ पे ये आके टिक जाएंगे ऐसे, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, दोनों जुड़ने के बाद। और यहाँ की जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं अब इस सेल्स को देनी पड़ेगी या मिलती रहेगी, जिसकी वजह से ये अब 9 महीने में पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक बेबी बन जाता है। फीटस बोलते हैं जब गर्भ में चीज़ें रहती हैं, अब बेबी रहता है। तो समझ रहे हो बात क्या? मैं बस कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब अंडाणु निकल रहा है 14 दिन के बाद, और उस समय अगर सेक्सुअल चीज़ें होती हैं, स्पर्म वगैरह इंसर्ट होता है, तो वो अगर टच में आते हैं और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये जो है जाहिर सी बात है अब तैयार हो गया, दोनों जब जुड़ गए तो एक बॉडी बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म, एक बेबी बनाने के लिए, फीटस। तो ये आके यहाँ से मूवमेंट करते 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 यहाँ पे यूट्रस वाले पोर्शन में, गर्भ वाले पोर्शन में आके चिपक जाते हैं, या यहाँ पे सिचुएटेड हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। देखो अब इसको यूट्रस बोलते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब, ये भी फेलोपियन ट्यूब है, और ये ओवेरी होता है यहाँ पे, ओवेरी। और ये होता है अगला पोर्शन वेजाइना, ये वेजाइना होता है, ठीक है। और ये यूट्रस है, और यूट्रस और वेजाइना के बीच की जो पोर्शन होता है उसे सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स। तो अच्छा ये बात समझो बस, पीरियड्स आते क्यों हैं ये बस समझ लो। तो 14 दिन बाद अगर ऐसा हुआ कुछ, तो यहाँ पे फीटस आके रुक गया, तो अब यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, ब्लड वगैरह, ये सब चीज़ें, ब्लड में न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें, ये इसको क्या देने लगे? पोषण देने लगे, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ 14 दिन बाद, तो होगा क्या? ये अंडाणु ऐसे आया था, पड़ा था, पड़ा था, पड़ा था, पड़ा था, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद जब देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो होता क्या है, ये यहाँ पे जो गर्भाशय, यहाँ पे जो लेयर रहती है ब्लड की, ये सब चीज़ें ढेर सारी यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, या लेयर्स बन जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं, तो जो न्यूट्रिशन के लिए एकदम बैठे रहते हैं कि अगर कुछ होगा ऐसा फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो हम इनको पोषण देके डेवलप कराएंगे। तो जब होता नहीं है तो ये वेस्ट हो जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं रहता, और उसी के बाद वो ब्लीडिंग होता है, डिग्रेडेशन इनका शुरू होता है, और 3-4 दिन तक कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है। तो जब भैया अपने सेल्स टूटेंगे, ब्लड सेल्स टूटेंगे, डेथ करेंगे, तो दर्द होगा। बात समझ आई आपको? तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो 1 से 14 डेज द डेवलप, बस जनरल से मैं कॉमन सी बातें कर रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में मैं क्या बताऊँ। 1 से 14 दिन तक जो है प्रॉपर ग्रोथ करता है, और उसके बाद आफ्टर द डेवलपिंग या मैच्योरिंग द ओवम आर रिलीज्ड, ओवम जो है रिलीज होंगे आफ्टर 14 डेज, देन आफ्टर 14 डेज इज रिलीज्ड, देन हियर द फर्टिलाइजेशन आर नॉट अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब, देन bleeding are start, menstruation are start, then approx 4 to 5 days are bleeding occurs, ठीक है, and here it is a painful condition, and after the menstruation it stopped, and then continuous process are
अगेन स्टार्टेड, फिर से ओवम बनेगा और रिलीज़ होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा 28 डेज़ के बाद। बात समझ आई भैया? तो ये होता है फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। समझ गए भैया? हाँ, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कोई बात नहीं, याद रखिए। चलिए भैया, तो धन्यवाद आपका इस इतने लंबे वीडियो तक बने हुए रहने के लिए, और एक बार जरूर देख लीजिएगा इस वीडियोज़ को पूरा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो धन्यवाद, जय माता दी, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए, और बारिश का मौसम चल रहा है, एडमिट कार्ड जो है पॉलिथीन वगैरह में लेके जाइए, फ़ोन वगैरह, और बाइक स्लो चलाइए, और अपना ख्याल रखिए, और पेपर अच्छे से लिख के आइए। आपके लिए पेपर के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पीसी फार्मा चैनल की तरफ से। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर। ठीक है भैया, धन्यवाद।